आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीतामढ़ी से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प की खबर है और दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ है। पुलिस पार्टी पर भी पथराव हुआ, कई लोगों के घायल होने की खबर है। मस्जिद पर लाउडस्पीकर को लेकर यह विवाद उठा। परिहार के धरहरवा की यह घटना और गांव की स्थिति जो है वो बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और राकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश, क्या खबर है? आपको बता दूं कि परिहार थाना क्षेत्र के धरहरवा गांव का यह मामला है। गांव में नवाह यज्ञ हो रहा था और नवाह यज्ञ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था गाना बजाने को लेकर। तो एक खास संप्रदाय के लोगों के द्वारा उस लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया गया और इस मामले को लेकर विवाद इतना आगे बढ़ गया कि जब मस्जिद पर भी लाउड स्पीकर लगा हुआ था तो वहां भी लोग उसको बंद करवाने के लिए पहुंच गए और इसी बात को लेकर विवाद हुआ है और वहां पर दो जो संप्रदाय है उनके बीच में पथराव की घटना हुई है। मौके पर जो पुलिसकर्मी थे उनको भी चोटें आने की खबर है। एक डीएसपी सुबोध कुमार है, उनके घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और बड़ी संख्या में जो सीतामढ़ी जिला मुख्यालय है वहां से पुलिस फोर्स के जवान को वहां भेजा गया है और आसपास के जो इलाके के थाना है वहां पर फिलहाल कैंप कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विधानसभा में जोरदार नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए। चुनौती देता हो, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर विधानसभा में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। पूरा वीडियो चल रहा है। कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो सरकार टॉलरेट नहीं करेगी। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहाँ की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर बीजेपी विधानमंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु भेजने की मांग की। तमिलनाडु में जो घटना घट रही है और जो फोन आ रहे हैं, ये तमाम विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। एक सर्वदलीय टीम पदाधिकारियों के साथ भेजें। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया और कहा कि अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि जो लोग भी तमिलनाडु से बिहार आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। बिहार पुलिस भी अपने बिहार के निवासी जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कदम उठा रही है। यहाँ हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लगातार टच में है और कहीं भी कोई दिक्कत की बात आएगी हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। बिहार के डीजीपी तमिलनाडु के डीजीपी से बात कर चुके हैं। तमिलनाडु के डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि बिहार के लोगों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। फिर सवाल है कि इन वायरल वीडियो का सच क्या है? बिहार के लोगों के खिलाफ हंगामा हकीकत है या अफवाह? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए, पिटाई के आरोप हकीकत या फिर अफवाह? तमिलनाडु में हिंदी भाषियों की पिटाई का आरोप है। ये कथित तौर पर ये चीजें चल रही हैं। एक विशेष संवेदनशील, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। भाषाई आधार पर हिंसा होती रही है, खून खराबा का इतिहास रहा है और ऐसी घटनाओं से दो राज्यों के संबंधों पर असर पड़ता है। यही वजह है कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मामले का संज्ञान लिया और तुरंत बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाकर बातचीत की है। अधिकारियों की टीम को तमिलनाडु भेजने का निर्देश दिया है। जो टीम तमिलनाडु पहुंचकर वहां की जमीनी जानकारी हासिल करेगी और जो लोग बिहार लौटना चाहेंगे उनकी वापसी भी उनकी व्यवस्था कराई जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर बिहार विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ, लेकिन तमिलनाडु पुलिस का दावा है कि बिहार के लोगों के साथ साथ मारपीट की जो खबर है झूठी है। चुनौती देता हो, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध जगजाहिर है। हिंदी को लेकर विरोध होता रहा है, लेकिन उसी तमिलनाडु के डीजीपी ने हिंदी में ट्वीट किया है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्वीट कर लिखा है, सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंदी बोलने पर तालिबानी सजा दी जा रही है। कृपया ऐसे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप मैसेज पर चल रही निराधार अफवाह पर ध्यान न दें। तमिलनाडु में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। झूठी अफवाहों को फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हत्या का मामला आपसी रंजिश के कारण हाल ही में कोयम्बटूर में हुआ था। मरने वाला और मारने वाले तमिलनाडु के थे। इस केस में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो बिहारी मजदूरों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। गलत समाचार और अफवाह फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कृपया वीडियो और कमेंट पोस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें। तमिलनाडु पुलिस का ये ट्वीट तमिलनाडु पुलिस की मंशा को जाहिर करता है कि वो बिहार के लोगों या हिंदी भाषी लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है। तमिलनाडु से लौटे बिहार के कामगारों का भी यही कहना है कि ऐसी खबरें फैली जरूर हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ये आप आंख से देखे मारपीट की घटना, सारी आंख से देखे हैं? आंख से तो हम नहीं देखे। क्या? आंख से नहीं देखे। तो कैसे देखे आप? हम अपने आंख से देखते तब तो ठीक है था। हाँ। आंख से नहीं देखे। खुद मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु भेजने के निर्देश दिए हैं, जो बताता है कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर समझिए। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई हुई। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने हिंदी में ट्वीट करके पिटाई के आरोपों को गलत बताया। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो से बिहार के लोगों का कोई लेना देना नहीं और इन दोनों ही मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं। चूंकि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है, ऐसे में ऐसे मामलों से 2 राज्यों के संबंधों पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि तमिलनाडु पुलिस ने तुरंत हिंदी में ट्वीट कर स्थिति को स्पष्ट किया। तमिलनाडु पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, इसलिए जरूरी है कि बिना पुष्टि के किसी भी वीडियो को सच मत मानिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में मिली बंपर जीत के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि पूर्वोत्तर की जो जीत 2024 का संकेत है और साथ में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी भी। पूर्वोत्तर में जीत हुई और पटना में जश्न। पूर्वोत्तर में मिली बंपर जीत के बाद बीजेपी के पटना ऑफिस में जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता होली और दिवाली एक साथ मनाते दिखे। बीजेपी कार्यालय में जमकर पटाखे फोड़े गए और नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। पूर्वोत्तर की जीत से उत्साहित बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूर्वोत्तर का परिणाम 2024 का संकेत तो है ही, बिहार में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोनों पर भारी है। पहले वो उनसे लड़के देखे, भारतीय जनता पार्टी तो इन दोनों से बहुत दूर है। हालांकि महागठबंधन के नेता ऐसा नहीं मानते। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि पूर्वोत्तर के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा और मणिपुर की 3 लोकसभा सीटें, इन तीनों राज्यों में बढ़त बढ़ा करके भाजपा अगर दिल्ली का सपना देख रही है तो दिल्ली अभी दूर है। नॉर्थ ईस्ट का पैटर्न अलग है और नॉर्थ ईस्ट में जहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उससे गाइडेड वहां के लोग हैं, तो हमेशा उसी तरह की राजनीति होती है। एक बार जॉर्ज साहब की पार्टी भी जीत गई थी, कभी जनता दल यू भी जीत जाती है। पूर्वोत्तर के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे,
ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि मोदी का जादू अब भी देशवासियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, महागठबंधन पर मोदी भारी कैसे हैं। पूर्वोत्तर की जंग जीतने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगाया। मोदी की बीजेपी को हराने के लिए पूरी रणनीति बनाई और विपक्ष ने महंगाई को 7वें आसमान पर बता दिया। मोदी सरकार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। फिर भी हार मिली, क्योंकि विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, मोदी का काम अपनी जगह है। लोगों को मोदी के काम पर भरोसा है और लोगों को मोदी और शाह की जोड़ी पसंद है और उसी जोड़ी पर भरोसा है। विपक्षी एकता में दम नहीं दिख रहा। विपक्ष के नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद चारा घोटाले में जेल की हवा खा चुके हैं। बिहार के सीएम पद पर घमासान मचा है। विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, यह सवाल तैर रहा है और पीएम पद के चेहरे पर घमासान सबके सामने है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,000 करोड़ का बजट पेश किया और इस बार के बजट आकार में 15% से भी ज्यादा का इजाफा किया गया है। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसका आकार बीते सालों के बजट की तुलना में 15% ज्यादा है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने आने वाले वित्तीय वर्ष में 7.8% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। खास बात ये भी कि राज्य सरकार ने स्थापना व्यय कम करके विकास पर ज्यादा जोर दिया है, यानी आधारभूत संरचना का विकास प्राथमिकता की सूची में है। 1,16,418 करोड़ का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। यहाँ बता दूं कि अमूमन पीछे की सरकारों में अधिक से अधिक 10% की वृद्धि होती थी। इस बार पहले दफे हमने 15% की वृद्धि की। ग्रामीण विकास विभाग को 8,166 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 7,040 करोड़, 90 लाख, पथ निर्माण विभाग को 5,856 करोड़ रुपए, पेयजल विभाग को 4,372 करोड़ और ग्रामीण कार्य विभाग को 4,293 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। तो रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया। लगे हाथों दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से हवाई उड़ान की भी घोषणा कर दी गई। देवघर तथा जमशेदपुर से वाणिज्यिक उड़ानों कमर्शियल फ्लाइट का संचालन प्रारंभ किया गया है। 23-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कृषि समृद्धि योजना और फसल सुरक्षा नामक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट खोलने की घोषणा की गई। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही पहली बार 1 से लेकर 5वीं क्लास तक बांग्ला और उड़िया भाषा की पढ़ाई शुरू करने का भी ऐलान किया गया। इस हेतु मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया एवं संथाली भाषाओं के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। झारखंड विधानसभा में पेश बजट को हमीन कर बजट करार देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया कि इससे विकास की गति को और बल मिलेगा, रफ्तार तेज होगी। गांव से लेकर शहर तक विकास की रेस में सरपट दौड़ते झारखंड और झारखंड के लोग नजर आएंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के बजट को समझिए। बजट का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत होने वाले अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का पूरा लेखा जोखा जो सरकारें अपने बजट में बताती हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया और योजना आकार में 15% का इजाफा करते हुए 1,16,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया।
बजट में आर्थिक विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है और झारखंड के बजट का मुख्य फोकस किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर है। सरकार ने किसानों से 1 लाख तक के ऋण को माफ करने की घोषणा की है। बजट में सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का ऐलान किया है और अगर प्रशिक्षण के बाद नौकरी नहीं मिली तो अगले 6 महीने तक बेरोजगार युवकों को 1000 रुपए और महिलाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। कुल मिलाकर कह लीजिए तो झारखंड का जो बजट है लोक लुभावन सा लगता है। हजारीबाग से खबर, जहां ईडी ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी पर दबिश दी है और छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए कैश जब्त किए, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। मिल्लत कॉलोनी के इस चमचमाते बंगले पर जैसे ही ईडी की टीम ने दस्तक दी, हजारीबाग से लेकर रांची तक कोहराम मच गया। ईडी की जांच टीम चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की इस आलीशान इमारत का कोना कोना छान मारती रही। सुबह 7 बजे से शुरू हुई छापेमारी जैसे जैसे कई घंटों तक चलती रही और नोटों के बंडल की बौछार होती रही। सोने चांदी के जेवर का ढेर लग गया। चंद घंटों की छापेमारी में ही कोयला कारोबारी का करोड़ों का खजाना सामने आ गया। फर्श पर एक साथ इतने सारे नोटों का अंबार लग गया कि उसकी गिनती के लिए ईडी की टीम को पीएनबी के नजदीकी ब्रांच से 2 कैश काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ गई। नहीं है क्या इसमें, क्या काउंटिंग मशीन किस बैंक से लाया जा रहा है? सदर। हेलो सदर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। कोल लिंकेज के दुरुपयोग की जांच कर रही ईडी ने हजारीबाग, रामगढ़ और रांची के साथ साथ देश भर के 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इसी दौरान ईडी की टीम जब लहसिंगना में मिल्लत कॉलोनी पहुंची तो इस छोटी सी कॉलोनी के बीचों बीच खड़ी इस शानदार बिल्डिंग में कोहराम मच गया। ईडी की गाड़ियां दंदनाती हुई इमारत के गेट पर रुकी और शुरू हो गया छापेमारी का दौर, जिसमें हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की काली कमाई का सारा चिट्ठा सामने आ गया। सूत्रों की माने तो लगभग 3 करोड़ रुपए की भी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ करोड़ों के जेवरात की भी होने की बात कही जा रही है। विगत कुछ ही देर पहले अभी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मियों के द्वारा 2 नोट की गिनने की जो कैश काउंटिंग मशीन होती है वह भी लाई गई है। हजारीबाग में ईडी के छापे ने एक बार फिर भ्रष्टाचारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है, तो कोल लिंकेज की आड़ में चल रहे करोड़ों के वारे न्यारे के खेल की परत दर परत भी खुलकर सामने आ गई है। तो चांद सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब